बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केमिकेट 2023 की फर्स्ट टेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। कि प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान रिश्ता क्या था। तो ये दोनों भाई थे। तो करेक्ट आंसर है सी, ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रॉफिट कुड अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद एनिमल्स। कि वो कौन से नबी थे जो जानवरों के साथ बातें करते थे। वो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज़ लाइक द डायमेंशन ऑफ। कि वर्क का डायमेंशन किस चीज़ के बराबर होता है। तो वर्क और टार्क का डायमेंशन सेम होता है। वर्क का फार्मूला भी होता है एफ डी और टार्क का फार्मूला भी होता है एफ डी। तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टाइम रेशो ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ द एग्जैक्ट डायमेंशन एज दैट ऑफ। तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के इज। तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर क्रॉस में हो और एक इसके साथ डॉट में हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक मास है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है, तो ये कब होगा, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये मेरे पास इस पीडीएफ में मौजूद नहीं है, लेकिन 8 नंबर जो क्वेश्चन था वो इस प्रोजेक्टाइल की जो पाथ है उसके बारे में था, तो उसको हम पैराबोला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हंटर के बारे में था कि अगर कोई हंटर किसी बर्ड को मतलब एम करते हैं तो वो अपने निशाना बर्ड से थोड़ा ऊपर रखता है, एम अ लिटल अबाउ द बर्ड। और क्वेश्चन नंबर 10 पावर डिफिनीशन क्या था, कि पावर का डिफिनीशन किया है, तो W इज इक्वल टू पी क्रॉस टी। इससे हम पावर का डिफिनीशन निकाल, पावर की जो फार्मूला है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था कि फ्रैक्शन वर्क कैसा होता है, तो फ्रैक्शन वर्क हमारे पास नेगेटिव वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स डू नॉट वर्क। हमारे पास कौन सा फोर्स है जो वर्क नहीं करता। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करता। एफ सी में हमेशा वर्क डन 0 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन साउंड वेव्स मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी विच रिमेन द सेम इज। कि साउंड वेव अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो वो कौन सी क्वांटिटी है जो हमेशा रिमेन सेम होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज करेक्ट फॉर ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। कि तमाम ट्रांसवर्स वेव्स के लिए कौन सी बातें दुरुस्त है। तो ऑप्शन नंबर ए है, दे विल इन्वॉल्व द ऑसिलेशन ऑफ द एटम्स। तो ठीक है, ये बात। ऑप्शन बी है, दे कैन ऑल बी पोलराइज्ड। नहीं, ये सब पोलराइज नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी है, दे कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। बिल्कुल, ये वैक्यूम में भी सफ़र कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। विद वन इन क्लैम्प्ड। क्लैम्प्ड मतलब इसका मतलब यह है कि कौन सा पाइप है, ओपन अर्गन पाइप नहीं है बल्कि क्लोज की बात कर रहे हैं। एंड द अदर फ्री, कि एक इंड खुला है और एक इंड बंद है। टू मूव ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स वेव की शक्ल में ये वाइब्रेशन करते हैं, तो इसकी सेकंड हार्मोनिक मोशन की वेवलेंथ के बारे में ये पूछते हैं कि वो कितना होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दिया गया है एक क्लोज अर्गन पाइप। ये एक क्लोज अर्गन पाइप है। कहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ के बारे में पूछती है। तो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक का जो वेवलेंथ होता है, हमारे पास लेंथ बराबर होता है, क्लोज अर्गन पाइप में लेंथ बराबर होता है π/4, 3π/4, 5π/4 एंड सो ऑन, इस तरह। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, ये सेकंड हार्मोनिक के लिए,
ये थर्ड हार्मोनिक के लिए एंड सो ऑन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में उन्होंने सेकंड हार्मोनिक का पूछा है, तो हम लिखेंगे कि L इज इक्वल टू 3π/4। L हमारे पास गिवन है, L है 30, तो 30 इज इक्वल टू 3 इंटू पाई नहीं है डिवाइड बाई 4। तो हम अगर इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 क्रॉस 30 डिवाइड बाई 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 4 10 40। ठीक है, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 40 सेंटीमीटर एज करेक्ट आंसर। तो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है वी कैन हियर साउंड अराउंड द कॉर्नर, कि हम कॉर्नर्स में साउंड दे हियर तो कर सकते हैं, मतलब सुन तो कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ, तो डायफ्रेक्शन की वजह से हम साउंड है उसको देख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है टू ऑब्टेन ग्रेटर डिस्पर्जन बाय अ डायफ्रेक्शन, कि डायफ्रेक्शन की वजह के ज़रिए अगर हम ज़्यादा डिस्पर्जन हासिल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो द स्लिट सेपरेशन शुड बी डिक्रीज, तो स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम, ये जो स्लिट होते हैं उसके दरमियान जो सेपरेशन होते हैं वो उसको हम डिक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस, की तमाम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वन डायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब यूनिडायरेक्शनल जितनी भी प्रोसेस है उनके लिए हमारे पास एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है द टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, कि टेम्परेचर का वो स्केल जो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम केल्विन स्केल कहते हैं, या केल्विन स्केल को थर्मोडायनामिक स्केल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ऑफ हीट इंक्रीज, कि सोर्स ऑफ हीट की जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन आल्सो इंक्रीज, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21 है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जो कि गिवन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए न्यूटन पर कूलम ऑप्शन ए, और वोल्ट पर मीटर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट्स होते हैं, लिहाजा हमारे पास नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 है द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड, तो हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। तो ये हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है टू मेटालिक कंडक्टर, दो मेटालिक कंडक्टर है हैव द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। दीज कंडक्टर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्राम द वैल्यू ऑफ देयर, तो ये दोनों कंडक्टर अगर मुख्तलिफ है तो हम कैसे ये जानेंगे कि ये मुख्तलिफ है, तो अगर दो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सेम हो तब भी उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे, इसलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ द स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर, कि अगर प्रोटॉन की स्ट्रीम है और एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, देन दे रिपेल ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अगर दोनों चार्जेस सेम हो और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों के चार्जेस डिफरेंट हो, मतलब अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ठीक है। या अगर दोनों चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो ये भी एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ठीक है। या अगर ये दोनों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम चार्जेस अगर एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस अगर एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को
रिपेल करेंगे। या अगर सेम चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अपोजिट चार्जेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अपोजिट चार्जेस अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या अगर सेम चार्जेस सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं उसको यहाँ नीचे लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये भी पॉजिटिव अट्रैक्ट, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे और ये भी अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये भी अट्रैक्ट करेंगे और ये भी। ठीक है, या अगर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ये इन तीनों हालात में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर सेम चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर सेम चार्जेस अगर अब अपोजिट चार्जेस सेम डायरेक्शन में हो तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोटॉन वाला क्वेश्चन आ जाए। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द करंट प्रोडक्ट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन, कि द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, की इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड नहीं, शेप ऑफ द कॉइल पर डिपेंड नहीं करता, टर्न्स ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल रोटेट तो इस पर भी डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन ऑल एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में फिर शेप ऑफ कॉइल ठीक होता है। लेकिन अगर इस हालत में आप देखेंगे तो इस हालत में अगर एक्सेप्ट अगर ना हो क्वेश्चन में तो एरिया ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करते हैं, टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो ये ACD तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है इन ट्रांजिस्टर द इमिटर बेस फंक्शन इज, तो ट्रांजिस्टर में इमिटर बेस फंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है इन आइंस्टाइन यूनिवर्स व्हाट इज द फोर्थ डायमेंशन, तो हमारे पास फोर्थ डायमेंशन जो है आइंस्टाइन के यूनिवर्स में आइंस्टाइन ने मुतारफ कराया था वो क्या था, टाइम। हमारे पास आइंस्टाइन ने फोर्थ डायमेंशन मुतारफ कराया था वो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द एक्साइटेड स्टेट, वो एक्साइटेड स्टेट विच परसिस्ट फॉर यूजुअली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो ज़्यादा वक्त के लिए होता है उसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। एक होता है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻⁸ सेकंड के लिए, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट जो इस स्टेट से थोड़ा नीचे होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 10⁻⁵ सेकंड के लिए, मतलब ये इससे 1000 गुना ज़्यादा यह इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है द पाथ ट्रेस्ड बाय बीटा पार्टिकल, कि बीटा पार्टिकल किस पाथ पर जाते हैं, तो एरेटिक पाथ या हम इसको इरेगुलर पाथ भी कहते हैं, इरेगुलर पाथ पर बीटा पार्टिकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है 1 एटम ऑफ सोडियम इज, कि 1 एटम ऑफ सोडियम हमारे पास बराबर होता है 23 ग्राम, इन 1 एटम ऑफ सोडियम हमारे पास बराबर होता है 23 ग्राम इन ए मोल्स पॉजिटिव चार्ज। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास 1 मोल सोडियम कितने एटम्स के बराबर होते हैं, Na एटम्स, Na हमारे पास है 6.6 क्रॉस 10⁻23 इसके बराबर होता है। ठीक है, इतने एटम्स के बराबर होते हैं, 1 मोल सोडियम इतने एटम्स के बराबर होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर या Na इसको कहते हैं। तो 1 एटम कितने के बराबर होगा, तो 1 एटम के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। इस इक्वेशन को अगर जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/Na। इसको मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। 1 मोल सोडियम के लिए हमारे पास होता है Na एटम, या 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू 6.63 × 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स के बराबर होता है। तो 1 एटम के बारे में ये पूछ रहे हैं, 1 एटम हमारे पास नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे,
तो हम इसको दोनों साइड पर Na पर डिवाइड करते हैं, Na। तो ये Na, इस Na की कीमत क्या है, 6.3 × 10⁻23। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास ये रह जाएगा बाकी 1 एटम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Na। तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर है 1/Na मोल्स। क्वेश्चन नंबर 31 है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कैन ओनली बी कैरिड आउट, कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कब हम कर सकते हैं, तो हम तभी करेंगे, तभी ये दुरुस्त आंसर हमें देंगे कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। बिल्कुल कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए, साइड रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम कम्प्लीटली, और एक रिएक्टेंट कंज्यूम होना भी चाहिए, तो ही कैलकुलेशन पर हमें दुरुस्त जवाब देंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम हम मोल्स को कहते हैं, ग्राम एटम आया हो या मोल आया हो, ये दोनों हमारे पास एक ही वर्ड है। 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास कितने के बराबर होते हैं, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स, बिल्कुल ये 1 मोल एटम्स के बराबर होते हैं, 1 मोल क्लोरीन एटम्स के बराबर होते हैं। 71 ग्राम ये लिखा है, 71 ग्राम ये 1 मोल क्लोरीन एटम का नहीं बराबर होता, बल्कि 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल का बराबर होता है, ठीक है। तो ये गलत है इसलिए, और 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम ये तो गलत है, ए बी बोथ आर अकर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 33 है टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज होता है, जो कि आंसर में नहीं है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 है ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज 4। अगर किसी एटम के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, 4 हो, मतलब किसी एटम में 4 शेल हो, तो इसमें कितने पास इलेक्ट्रॉन होने की चांसेस या पॉसिबिलिटी है। तो हमें पता है कि अगर 4 शेल्स हो, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फोर्थ में 32। तो ये सारे जब हम ऐड करते हैं तो इससे आंसर आता है 60। तो करेक्ट ऑप्शन है 60 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 35 है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम इन, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है अ कंटेनर विद अ पोरस वॉल इज फिल्ड विद हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि हमने एक पोरस वॉल वाले कंटेनर को हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह से फिल किया है। विच वन विल गैस ऑफ द गैस विल टेक लीस्ट टाइम टू डिफ्यूज, कि सबसे पहले कौन सा एटम होगा जो इस कंटेनर से निकलेगा। तो हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास बहुत कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, H2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 37 है द बिहेवियर ऑफ गैस इज नॉन आइडियल, कि हमारे पास गैस की जो बिहेवियर होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं। कब, जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम हो या प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों हालत में गैस जो इक्वेशन है वो नॉन आइडियल, गैस की जो बिहेवियर है वो नॉन आइडियल होती है। बाकी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर बहुत कम हो, तो उस वक़्त हमारे पास गैस आइडियल ही होता है। लेकिन जब टेम्परेचर हम कम करते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, कि कौन सा ऐसा है जिसके दरमियान वंडरवाल फोर्स बहुत ज़्यादा हो। तो वंडरवाल फोर्स हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज पर भी डिपेंड करते हैं और मॉलिक्यूलर मास पर भी। तो हमारे पास क्लोरीन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39 है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 गैसेस, हमारे पास सेम मोल्स है 3 गैसेस की, O2 है, Cl2 है एंड H2 आर एनक्लोज इन अ कंटेनर। हमने उसको एक कंटेनर में क्लोज किया है। एट रूम टेम्परेचर भी हमारे पास सेम है। इफ द कंटेनर लीक्स एक्सीडेंटली, कि अगर ये कंटेनर लीक हो जाए, देन H2 विल इफ्यूज्ड आउट फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन।
क्योंकि इन दोनों से हाइड्रोजन का मास कम है। तो आपको बताया अभी कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर मास, की जिसका मास ज़्यादा बहुत कम हो उसका इफ्यूजन या डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है मिथाइल अमाइन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड आर लिक्विड, कि मिथाइल अमाइन और हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड होते हैं। इसी तरह दूसरी भी क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप अगर कोई आइडिया ना हो तो फिर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर क्लिक करें। मसलन आपको अगर कहा जाए कि पला इज लिक्विड एंड पला इज नॉन लिक्विड, या एक लिक्विड है और ये लिक्विड नहीं है, तो किस वजह क्या हो सकती है। तो अगर आपको कोई जवाब आता हो, कोई रीज़न आते हो, तो अपने रीज़न वहाँ आप पहले अप्लाई करें। लेकिन आपको कोई रीज़न नज़र ना आए तो फिर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर क्लिक करें, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ का यही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिक्विड क्रिस्टल, कि हमारे पास जितनी भी है ये लिक्विड क्रिस्टल है एक्सेप्ट, तो इंजन ऑयल हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है क्रिस्टल इन विच लेटेस्ट पॉइंट आर ऑक्युपाइड बाय मेटल आयंस, वो क्रिस्टल जिसमें लेटेस्ट पॉइंट पर मेटल आयन हो तो हम इसको मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोहेरेंट नेटवर्क्स क्रिस्टल सॉलिड, कि हमारे पास जितनी भी ये है ये हमारे पास कोवेलेंट नेटवर्क्स क्रिस्टल से एक्सेप्ट हो, तो एस ए तो मैंने देखा खैर है भी नहीं कि क्या है, लेकिन SiO2 हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड, ये हमारे पास क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स है। तो ये है, तो ये जो बाकी है ये रह गया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है, एक्सेप्ट लिखा है तो करेक्ट ऑप्शन SA, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है एक्स इज इन इमेजिनरी प्लेन, की एक्स क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन है विच डिवाइड अ क्रिस्टल इनटू टू इक्वल हाल्स, जो क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम करते हैं, विच आर द एग्जैक्ट मिरर ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेजेस है। द प्रॉपर टर्म ऑफ एक्स, तो एक्स को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री की यही डिफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 45 है इफ 1 मोल ऑफ गैस इज हाइड्रोजन इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ गैस इज आयोडीन, कि हमारे पास अगर 1 मोल गैस हाइड्रोजन मिक्स हो जाए 1 मोल गैस आयोडीन के साथ इन एन एम्प्टी कंटेनर, एक खाली कंटेनर में, देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होगा। तो आपको पता है कि ये दोनों इसने रिएक्टेंट के बारे में कहा है, तो जैसे भी टाइम गुजरता है हमारे पास रिएक्टेंट कम होते हैं, तो रिएक्टेंट कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है बफर इज अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, बफर एक सोल्यूशन होता है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैन बी अप्लाइड टू, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वो अप्लाई होता है इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सोल्यूशन इन एक्व सोल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट, इन एक्व सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज। तो ये जो ए और सी है ये हमारे पास नॉट डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ऑप्शन बी इन एक्व सोल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट, ये क्या है, आयोनाइजेबल है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 हम मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एक क्वेश्चन था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है किसी भी रिएक्शन का उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 भी रेट कांस्टेंट या उस चैप्टर से केमिकल काइनेटिक्स के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे वो क्वेश्चंस अभी तक मिले नहीं है, मैंने देखे बहुत सर्च किए लेकिन मुझे मिले नहीं है। तो आपको अगर मिले हो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 51 है आइस कैन बी मेल्टेड एट टेम्परेचर, कि आइस को हम बिलो देन 0 डिग्री, कि आइस को हम 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पर भी मेल्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो ये तो स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज हो गया ना, कि इसलिए इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज कहेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज जो अगर अबाउ 0 डिग्री के बारे में कहे तो उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि फिजिकल चेंज तो इसलिए है कि इसके शेप में चेंज आ गई है, सॉलिड से हम इसको लिक्विड में तब्दील करते हैं, ठीक है। लेकिन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में कहा तो स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज है ये।
क्वेश्चन नंबर 52 है द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्वड आर एब्जॉर्ब द एवॉल्वड लिखा है, ये एवॉल्वड है, इन्वॉल्वड नहीं है, कि अमाउंट वो हीट जो एवॉल्वड होता है या एब्जॉर्ब होता है इन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में, इज द सेम, कि वो सेम होता है नो मैटर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप आर सेवरल स्टेप, इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये हेस्ला का स्टेटमेंट है। हेस्ला कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए या रिएक्शन 2-3 स्टेप्स में हो जाए तो क्या होगा, कि अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्वड या आर एब्जॉर्ब ही क्या होगी, ये सेम होंगे, तो इसलिए हेस्ला इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है कैलोरीमेट्री इज इन अपरेटस, ये एक अपरेटस है जो हम हीट ऑफ रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच, कि ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 55 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज, कि KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हमें पता है कि पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 1 है, मैंगनीज का हमें मालूम नहीं है, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो इसमें आप पुट करिए इस सब का मजमूआ किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो 1 + Mn-8 = 0, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इससे क्या आता है +7 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रोपेनाइल क्लोराइड एज अ मेंबर ऑफ, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपेनाइल क्लोराइड हमारे पास एसिड अमाइड है और ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 57 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी चीज़ डिस्कवर की थी बिफोर अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट से भी पहले रॉबर्ट हुक ने सिल्वर डिस्कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 58 है दिस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होती, तो राइबोसोम भी होते हैं, सिल्वाल भी होते हैं, DNA भी होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 59 है द ऑर्गेनील विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल इज, कि वो ऑर्गेनील जो एनिमल सेल में नहीं होती तो वो प्लास्टिड होती है, क्योंकि एनिमल सेल अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड वगैरह ये एनिमल सेल में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 60 है विच वन इज ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, ये ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल को हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, और ईटिंग प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और एक्सक्रीशन तो आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज, कि ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, तो इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। बहुत से ग्लूकोज जब मिल जाए तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, तो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को क्या इस अमल को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 62 है ऑल ऑफ दीज आर डाइसैकेराइड एक्सेप्ट, कि हमारे पास ये डाइसैकेराइड है एक के अलावा, तो माल्टोज, लैक्टोज और सिक्रोज हमारे पास डाइसैकेराइड है, तो फ्रक्टोज क्या है, ये मोनोसैकेराइड है, 6 कार्बन कंपाउंड है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 63 है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज में कौन सा बॉन्ड होता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान एक बॉन्ड होता है, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, प्रोटीन में जो होते हैं उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है व्हाट हैपन टू रिएक्शन इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज, कि जब हम किसी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करती है तो रिएक्शन में क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि एक्टिवेशन हम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, की एक केमिकल रिएक्शन के लिए वो कम से कम एनर्जी जिसके बगैर वो रिएक्शन स्टार्ट ना हो रहा हो, तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, कि एक एंजाइम को इसकी कोफैक्टर के बगैर हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और अगर इसके पास साथ कोफैक्टर हो तो फिर हम इसको होलो एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है को एंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये हमारे पास विटामिन सी भी डिराइव्ड होती है और मिनरल सी भी डिराइव्ड होती है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 67 है न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ, कि न्यूक्लिक एसिड हमारे पास किस चीज़ से बने होते हैं, तो
पीस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट प्रॉपर्टी इफेक्ट फोटोसिंथेसिस, कि हमारे पास लाइट की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो फोटोसिंथेसिस पर असर कर सकती है, तो उसको हम लाइट इंटेंसिटी कहते हैं। बहुत इंटेंस लाइट अगर हो तो वो भी नुकसानदेह है, अगर बहुत कम हो तो भी वो फायदेमंद नहीं है। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा एक टॉपिक है, आप वो देखें तो आपको ये बात समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 69 है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, कि डार्क रिएक्शन में जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जो स्टेबल होता है उसको, उसमें कितने कार्बन होते हैं, तो उसमें 3 कार्बन होते हैं और उसको हम पायरुवेट कहते हैं, जिसका फार्मूला है C3H3O3। क्वेश्चन नंबर 70 है टोबैको मोज़ेक वायरस एज, तो ये हमारे पास रॉड, टोबैको मोज़ेक वायरस हमारे पास रॉड शेप वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरस एक्सेप्ट, कि हमारे पास ये सब वायरस हैं एक्सेप्ट, तो हमारे पास ये सब वायरस है माइकोप्लाज्मा, हमारे पास बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज ट्रांसफर बाय फीको ओरल रूट, कि हमारे फीसिस, हमारे साथ फीसिस और माउथ के जरिए जो हेपेटाइटिस वायरस है वो कौन सा है जो एक दूसरे से मुंतकिल होता है, तो वो है हेपेटाइटिस ए वायरस। फीको ओरल मतलब फीसिस और माउथ के जरिए एक दूसरे से मुंतकिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है विच वन अर्काई डोमिनेंटली अकर इन डेड सी, कि हमारे पास जो अर्किया होता है जो डोमिनेंट होते हैं मतलब मौजूद होते हैं डेड सी में, तो डेड सी में जो अर्की मौजूद होते हैं उसको हम हेलोपाइल्स कहते हैं। और हेलोपाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साल्ट लाविंग होते हैं, मतलब साल्ट में वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग काज ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसिस, की ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी कौन काज करते हैं, तो ये हमारे पास है एक्टिनोमाइसीट्स। क्वेश्चन नंबर 75 है ऑल ऑफ द अबव आर बेसिलस बैक्टीरिया, कि हमारे पास ये सब क्या है, बेसिलस बैक्टीरिया है एक्सेप्ट, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो कोकाई बैक्टीरिया है, बेसिलस बैक्टीरिया हमारे पास ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है द एक्सोस्केलेटन ऑफ सिलेंट्रेट, कि सिलेंट्रेट के जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज़ से बने होते हैं, तो हमारे पास बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। क्वेश्चन नंबर 77 है वाटर टू द बॉडी ऑफ स्पॉन्जिस, कि हमारे पास जो स्पॉन्जिस होते हैं उसकी बॉडी को वाटर किस के जरिए एंटर होते हैं, तो ऑस्टिया के जरिए एंटर होते हैं और ऑस्कुलम के जरिए लीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है पाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइड इनटू 3 सब पाइलम, पाइलम कॉर्डेटा 3 सब पाइलम में डिवाइड होते हैं, इसको हम सेपेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और वर्टेब्रेटा भी कहते हैं, इनकी 3 सब पाइलम्स को। क्वेश्चन नंबर 79 है रेस्पिरेटरी सिस्टम गिव द बेसिक इम्यूनिटी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे बुनियादी जो काम होता है वो है ब्रीथिंग, तो ब्रीथ। स्मेल नहीं इसकी बेसिक इम्यूनिटी या बेसिक नीड या बेसिक फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल, कि रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया भी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, और उसको ब्लड की सप्लाई भी गुड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 है द ब्रांक्यूल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रांकाई, कि ब्रांक्यूल्स कहाँ होते हैं, लोकेटेड होते हैं ब्रांकाई की एंड पर, इंटरमिनेट इन, और ये ख़त्म कहाँ होते हैं, तो लंग्स, अल्व्यूलाई, अल्व्यूलर सेक, बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी, अल्व्यूलाई और अल्व्यूलर सेक करेक्ट ऑप्शन है। अल्व्यूलर सेक्स को हम क्लस्टर ऑफ अल्व्यूलाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है बोन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, तो बोन से एक मेम्ब्रेन सराउंड करते हैं उसको हम पेरिऑस्टियम कहते हैं, और कार्टिलेज से एक मेम्ब्रेन सराउंड करते हैं उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है स्कल ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ, कि ह्यूमन का जो स्कल होता है वो कितने बोन से बना होता है, तो 28 बोन से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है द पाल्स रिब इन ह्यूमन ऑन ईच साइड, कि हमारे पास ह्यूमंस में पाल्स रिब एक साइड पर कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 12 रिब्स एक साइड पर और 12 दूसरी साइड पर, जिसमें 7 पेयर्स जो होते हैं उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, 3 पेयर्स को हम पाल्स रिब्स कहते हैं और 2 पेयर्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर एक साइड पर पाल्स रिब कितने होते हैं, एक साइड पर 3 होते हैं और दूसरी साइड पर 3, मतलब 3 पेयर्स होते हैं, 3 एक साइड पर और 3 दूसरी साइड पर। क्वेश्चन नंबर 85 है अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दे ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन इनटू अनदर। तो ये हमारे पास न्यूरो इम्पल्स का डिफिनेशन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन मैसेज पैगाम वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेवल होती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, ये ट्रेवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है द टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन विल बी, कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का टाइप क्या होता है, तो वो कंटिन्यूस होता है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कंटिन्यूस होता है। साल्ट्रेटरी किस में होता है, साल्ट्रेटरी होते हैं वो जिसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर, तो ये हमारे पास हार्मोन है और कैसे हार्मोन है, ये स्टेरॉयड एंड नेचर होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल, तो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 89 है एंडोमेट्रियोसिस विल काज इनफर्टिलिटी, तो ये फीमेल में एंडोमेट्रियोसिस क्या करती है, एंडोमेट्रियोसिस फीमेल में इनफर्टिलिटी काज करती है। क्वेश्चन नंबर 90 है द स्पीशीज विच आर बिकमिंग नियर टू एक्सटेंशन, वो स्पीशीज जो ख़त्म होने वाले होते हैं तो उसको हम इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है द रेलवे सिस्टम इज़ वेरी इफिशिएंट एज द ट्रेन ऑलवेज अराइव एट टाइम, अपने वक्त पर ट्रेन हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 92 है यू शुड क्वाइट स्मोकिंग, यू शुड क्वाइट स्मोकिंग और इट विल डैमेज योर लंग्स। क्वेश्चन नंबर 93 है व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि स्टडी ऑफ नेचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग को हम क्या कहते हैं, तो इस स्टडी को हम एथिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और इज, कि उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं जिसमें हम दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं और इसके दरमियान हम इस्तेमाल क्या करते हैं लाइक और एज, तो उसको हम सिमिले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम ऑफ हैप्पी, कि हैप्पी का जो सिनोनिम है वो क्या है, तो जॉयफुल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 एक प्रेज क्लास के डिफिनीशन थी मेरे ख्याल में, तो कि प्रेज किसी कहते हैं, क्लास किसी कहते हैं, या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था लेकिन इस पीडीएफ में वो भी नहीं है। 97 में इंपेरेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 98 में ब्यूटीफुल के जो होते हैं वो क्या सिनोनिम या एंटोनिम ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन था। 99 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वगैरह। तो आपने ये 4-5 क्वेश्चंस मेरे पास इस पीडीएफ में नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं करेक्ट ऑप्शन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फिगर ऑफ स्पीच आपने याद रखने हैं, जितनी भी इस टेस्टों में मौजूद होते हैं तो आपने वो सारी चीज़ें एक मरतबा रीड करनी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देखिए, 2021, 2024, 2023 की, 2022 की जो पास पेपर्स हैं वो भी मैंने इसी चैनल पर अपलोड की है, तो आप भी वो वीडियोस भी अपने साथ ज़रूर देखिए, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।